नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके समक्ष एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज जो विषय मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं वह आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम और आप सभी ये जानते हैं कि हमारा हिंदू नव वर्ष और विक्रम संवत 30 मार्च 2025 से शुरू होगा और विक्रम संवत 2082 की शुरुआत होगी और 2081 खत्म होगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि हमारा जो नव वर्ष है 2082, ये है सभी को जानने की इच्छा होगी और सभी जानना चाहते हैं कि ये नव वर्ष कैसा होगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और हमारे स्वयं के लिए। तो नव वर्ष की शुरुआत रविवार के दिन से हो रही है और नव वर्ष के जो राजा हैं वो सूर्यदेव बन रहे हैं। राजा के साथ साथ उनको मंत्री पद भी मिला हुआ है, मतलब सूर्यदेव के पास संपूर्ण सत्ता है, वह उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मंत्री अलग होने से राजा को परामर्श देने वाली चीज़ों में, राजा के निर्णयों में अंतर आता है, क्योंकि मंत्री उसके हिसाब से परामर्श देते हैं तो राजा को अपने निर्णयों में परिवर्तन करना पड़ता है। चूँकि जब राजा ही मंत्री हों तो राजा को किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है और वह अपने मन के मुताबिक निर्णय ले लेते हैं। एक तरह से कहा जाए तो राजा निरंकुश भी माना जाता है, क्योंकि उसे रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं नव वर्ष 2082 के बारे में। राजा सूर्यदेव हैं और इसकी शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हो रही है। तो नव वर्ष की शुरुआत में ही जो विशिष्ट परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये नव वर्ष के शुरुआत में ही जो 30 तारीख का दिन है, उस दिन जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की जो पोजीशन है, वह इस तरह से बनी हुई है कि एक साथ एक ही राशि में 6 ग्रह विद्यमान रहेंगे। तो 6 ग्रह जब विद्यमान रहेंगे तो इस परिस्थिति में यह खप्पर योग का निर्माण करते हैं। खप्पर योग का निर्माण बेहद अशुभ माना जाता है। इसे हम शुभ की संज्ञा तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब नव वर्ष की शुरुआत हो रही है उस समय चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि में पहले से ही सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और शनि की उपस्थिति वहाँ पर रहेगी। तो ये 6 ग्रह जो रहेंगे वहाँ पर, ये मीन राशि के अंतर्गत रहेंगे और उस दिन जो राशि बनेगी वो मीन राशि रहेगी। तो मीन राशि में 6 ग्रहों की उपस्थिति खप्पर योग का निर्माण करती है। दोस्तों, यह जो नया वर्ष है, ये देखा जाए सांख्यिक रूप से, मतलब अंक शास्त्र के रूप में, तो 2082 को जब हम कैलकुलेट करेंगे 2 + 0 + 8 + 2, तो 13 की संख्या आएगी और 12 की संख्या आएगी। 8 और 2 10 और 2 12, 12 की संख्या आएगी और 12 में 1 + 2 3 होता है। तो 3 जो है, 3 का अंक आता है और 3 का अंक देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर लेते हैं इस वर्ष के लिए 2025, तो 5 और 2 7 और +2 9। तो इस तरह से 9 की संख्या होती है और 9 को रिप्रेजेंट मंगल देव करते हैं। चूँकि विक्रम संवत के राजा सिद्धार्थ संवत्सर है तो उसके राजा सूर्यदेव हैं। और इसमें तो ये जो आप ट्राइंगल देखेंगे तो सूर्य, मंगल और गुरु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस वर्ष में देखने को मिलेगा। सूर्य ऊर्जा है, मंगल उसका तेज है और बृहस्पति या देवगुरु आध्यात्म के कारक हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन मिल के बन रहा है, बेहद ही महत्वपूर्ण बन रहा है। ऊर्जा, तेज और आध्यात्म तीनों का कॉम्बिनेशन ये वर्ष रहेगा। जो लोग
आध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग राजकीय शासकीय क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। सेना, पुलिस, सुरक्षा, सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोगों के लिए भी यह वर्ष जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुल मिलाकर सूर्य, मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन इन तीनों क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किए हुए है और उन्हें अपेक्षा से ज़्यादा मिलने की संभावना है। दोस्तों, इस वर्ष में देखा जाए तो इस वर्ष की परिस्थितियां काफ़ी अनुकूल और प्रतिकूल रहने वाली हैं, प्लस माइनस बना रहने वाला है। खप्पर योग का निर्माण जो वर्ष के शुरुआत में बन रहा है और ये इस साल वैसे तो दो बार खप्पर योग का निर्माण होने वाला है। तो इस वर्ष में काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है हम लोगों को। जो सांसारिक लोग हैं, अपने मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य रूप से छोटा मोटा काम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको यह वर्ष खास संभालने की ज़रूरत है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों के संघर्षों में जो भी नेगेटिविटी आएगी या नेगेटिव इफेक्ट आएगी वो छोटे लोगों को ही सामना करना पड़ता है। जब दो बड़े शूरवीर लड़ते हैं, जब संघर्ष इस तरह का होता है तो छोटे लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस चीज़ को हमें खास ध्यान रखना है कि यह वर्ष जब खप्पर योग का निर्माण हो रहा है, सूर्य खुद ही राजा, खुद ही मंत्री, निरंकुश राजा बनने जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर लोक सेवा या लोक चाहना काफ़ी उसमें संघर्ष वाली परिस्थिति रहेगी। सत्ता पक्ष मजबूत रहेगा और बेझिझक निर्णय लेता रहेगा। जहाँ भी निर्णय लेने की होगी बहुत ही आक्रामक और बहुत ही संवेदनशील विषयों पे भी बहुत ही सटीक निर्णय ले लेगा, बहुत ज़्यादा सोचे समझे बिना। तो ऐसा देखा जाए तो मध्यम वर्ग के लिए यह वर्ष काफ़ी सामान्य रहने वाला है, शासक वर्ग के लिए अच्छा रहने वाला है। खप्पर योग का निर्माण हो रहा है तो संघर्ष की सूचना भी हमें शुरुआत से मिल रही है। लेकिन यह कैसे मैनेज होगा? जब सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी वृषभ राशि छोड़कर मिथुन राशि में जाने वाले हैं। 18 मई को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और शनिदेव एक दिन पहले 29 मई को ही राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे। तो यह वर्ष जो बड़े ग्रह हैं, जो बड़े ग्रह होते हैं, जो काफ़ी लंबा स्पान लेकर, मतलब लंबा समय लेके चलते हैं, जैसे कि शनिदेव हैं, 2.5 वर्ष का लंबा स्पान है उनके पास, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय बिताते हैं। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 महीने का समय बिताते हैं। राहु और केतु दोनों ही एक राशि में 18 महीने का समय बिताते हैं। तो इस तरह से ये जो लंबा स्पान होता है, जब ये चेंज होता है तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस जरूर आते हैं। और इस वर्ष तो इस समय में तो ये ऐसा हो रहा है, 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में तो ऐसे मतलब परिवर्तन हो रहे हैं और ऐसे योग बन रहे हैं जो अपने आप में ही अप्रत्याशित है। तो रिजल्ट तो उनके अप्रत्याशित आने ही वाले हैं। देवगुरु का परिवर्तन, राहु देव का परिवर्तन, केतु देव का परिवर्तन, शनि देव का परिवर्तन, साथ ही सूर्य जो है मीन राशि जब छोड़ेंगे तो अपनी उच्च राशि मेष राशि में जाएंगे, मंगल की राशि है। अब इन परिस्थितियों में काफ़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट ये दिखा रहा है। खास ध्यान रखने की बात यह है, इसमें एक अच्छा योग भी बन रहा है कि जब 14 मई तक का देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु के ऊपर है, आध्यात्म योग बहुत ही अच्छा भावनात्मक योग बना हुआ है। 9 पंचम गुरु की दृष्टि और केतु के 9 पंचम योग बन रहा है। वैसे ही मंगल और केतु का भी, मंगल की दृष्टि केतु पर होने से विच्छेद योग भी बन रहा है। तो ये गुरुदेव काफ़ी हद तक मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जो वृषभ लग्न की कुंडली है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन
बाकी चीज़ों में जो विच्छेदात्मक, मतलब कहने का मतलब है काफ़ी संघर्ष वाला समय है। लोग एक दूसरे से अलग होने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अलग होना चाहेंगी, केंद्र सरकार राज्यों की नहीं सुनेगा। छोटे अधिकारी बड़े अधिकारियों के थोड़ा सा अलग रहने का प्रयास करेंगे, बड़े अधिकारी अपना दबाव डालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस तरह का यह समय रहने वाला है। लेकिन मध्यम वर्ग के लिए कहा जाए, मध्यम वर्ग के लिए इस तरह की स्थिति कतई भी अनुकूल नहीं मानी जाएगी। उसे संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा जरूर आएगा, क्योंकि सरकार जो है निर्णय लोगों के अनुरूप नहीं लेगी, और कुछ लोग उससे प्रभावित होंगे, कुछ लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो जो प्रभावित होंगे, जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, वह निरंकुश, मतलब अपने आप में उनके अंदर उत्कंठा जगेगी और वो विरोध का सुर लेकर प्रकट होंगे। तो ये समय खप्पर योग का संघर्ष सूचित करता है। साल में 2 बार ये योग बन रहा है, तो इस वर्ष हमें ये खास ध्यान रखने की जरूरत है। चूंकि साल के एक दिन पहले ही अमावस्या है और उस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सूर्य ग्रहण का भी योग उससे एक दिन पहले बना है, तो उसका भी इफेक्ट 9 वर्ष में रहेगा। तो साल अभी जैसे इस 15 दिन के अंतर पे दोनों ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, वैसे ही एक बार फिर सितंबर महीने में फिर ऐसा योग बनेगा कि दोनों ही ग्रहण 15 दिन के अंतर पे लगेंगे। तो इस तरह का जो ये संबंध, इस तरह का जो ये दिखाता है ग्रहणों का भी, 2 ग्रहणों के बीच की परिस्थिति, 2 ग्रहणों के बीच का अंतर, और किस राशि में लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को परेशान करने वाली रहती हैं। 9 वर्ष में शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, एक दिन पहले प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे इस बार अभी तक का जो था, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 3 राशियां जो थी 7.5 से प्रभावित थी, शनि की 7.5 से प्रभावित थी ये तीनों राशियां। तो ये तीनों राशियां अपने आप में, जब कुंभ राशि को छोड़कर शनिदेव मीन राशि में जाएंगे, तो मकर राशि अपने आप ही इससे अलग हो जाएगी, और मकर राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा और मेष राशि में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो शनि के प्रभाव में 9 वर्ष में जो है मीन राशि, कुंभ राशि और मेष राशि, ये 3 राशियां शनि के 7.5 के संपूर्ण प्रभाव में रहेंगी, जो कि कैलकुलेशन बता रहा है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि, जिनके ऊपर ढैया चल रही थी, उनकी ढैया खत्म हो जाएगी, और जो अगली ढैया शुरू होने वाली है वह सिंह राशि और धनु राशि पे शुरू होगी। तो कुल मिलाकर जो ये समय है कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, धनु राशि के लिए, यह थोड़ा सा अपने आप में चिंता का विषय है। इनको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव में ये राशियां आने वाली हैं, चाहे ढैया के रूप में हो, चाहे वो 7.5 के रूप में। उसके साथ साथ अभी का जो 2-1.5 महीने का जो समय है मीन राशि में सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है, सूर्य के साथ शनि का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो सूर्य, शनि और राहु का जो विस्फोटक योग बन रहा है वो अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक विषय है। तो मीन राशि के जातकों के लिए इस समय में काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मीन राशि के जातक काफ़ी ध्यान रखें अपने कार्य काज, दैनिक कामों में, स्वास्थ्य के ऊपर। अब मीन राशि के जातकों को खास ध्यान रखना है कि उनके आचार विचार, प्रमाण, कार्य पद्धति और कोई भी जो चीज़ें हैं वो 1-1.5 महीने काफ़ी ध्यान से रहें। वाहन बहुत ही सतर्कता से चलाएं, और अपने कार्य, जो दैनिक कार्य प्रणाली है, ऑफिस के कामकाज हैं या अपने सामाजिक कामकाज हैं, उसे सोच समझ के करें। अनावश्यक रूप से नुकसान होना, लांछन लगना, चारित्रिक पतन, कोई भी चीज़ों की समस्या इसमें समावेश हो सकता है, क्योंकि सूर्य, राहु, शनि, शुक्र, बुध और चंद्र, ये जो 9 वर्ष के दिन का कॉम्बिनेशन है, ये बेहद ही संवेदनशील है। चंद्रमा निकल जाएंगे तब भी 5 ग्रह रहेंगे, फिर
सूर्यदेव निकलेंगे 14 अप्रैल को, तब भी 4 ग्रहों की सिचुएशन बनी रहेगी। बुध और शुक्र फिर अलग होंगे। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन जून के 11 तारीख तक चलती रहेगी, ये योग बना रहेगा। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि सतर्क रहना है, सावधान रहना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको कतई भी डराना या घबराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको यही है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। यदि आपको पता है कि आगे अब हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, आगे का मार्ग हमारा खराब है, गड्ढा है या मार्ग रोड कहीं डाइवर्जन किया हुआ है, तो हम अपनी गति को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हमें भी नुकसान कम होता है, हमारे वाहन को भी कम क्षति होती है। हाँ, हमें वहाँ से निकलने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, थोड़ा, क्योंकि उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। चूँकि थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा लेट होकर हम बहुत ही सुरक्षित रूप से, सतर्क रूप से वो रास्ता पार कर सकते हैं। तो मेरा कहने का प्रयास यही है कि अगर हम अपने जीवन में, अगर हमें ये सब चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, तो हम अपनी कार्य पद्धति, जीवन पद्धति, दैनिक पद्धति सभी को थोड़ा सा चेंज करके, और जो आने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उससे अपने आप को थोड़ा सा बचा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम संपूर्ण रूप से बचा लेंगे, लेकिन हाँ, नुकसान कम से कम होगा, ये इसकी तो गारंटी मैं देता हूँ। अगर हम उस चीज़ों को सोच समझकर उपयोग में लेते हैं, उस सोच समझकर काम में लेते हैं तो 9 वर्ष की जैसे मैं बात कर रहा था 2082, तो ये 9 वर्ष की, ये मैंने आपको थोड़ी सी प्रस्तावना और थोड़ी इसके बारे में जानकारी बताई है। सिद्धार्थ संवत्सर के बारे में बताया कि जो ये इसका नाम सिद्धार्थ है। और चूंकि नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है, तो नवरात्रि की शुरुआतों में इस बार नवरात्रि 8 दिन की है और माता हाथी पे सवार होकर आ रही हैं, और माता हाथी पे सवार होकर ही जाएंगी। रविवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है, रविवार को शायद अंत भी होगा। तो इसके वजह से माता जी का जो प्रभाव रहेगा वो इस तरह से रहेगा। हाथी पे चूँकि आना बेहद शुभ संकेत होता है, धन धान्य से परिपूर्णता मिलती है। और नवरात्रि के अगर हम व्रत करते हैं, पूजा अनुष्ठान और ये सब पाठ करते हैं, तो मैंने वैसे भी कहा इस साल गुरु का प्रभाव इस वर्ष में किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। आध्यात्म और धर्म से अगर हम संलग्न रहते हैं तो नुकसान कम होगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव इस वर्ष में है किसी न किसी रूप में। तो अगर हम इस रूप में देखते हैं, तो अगर हम अपने आप को आध्यात्म और धर्म से जोड़कर रखेंगे तो नुकसान की संभावना बेहद कम रहेगी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, उसके बाद जब गर्मी का प्रभाव खत्म होगा, मेघेश बारिश वगैरह की ऋतु आएंगी, उसमें भी मेघेश का काम भी सूर्य के पास है, तो बारिश अच्छी होगी। लेकिन हाँ, गर्मी भयंकर पड़ेगी, भयंकर गर्मी पड़ेगी, और गर्मी इतनी ज़्यादा प्रचंड पड़ेगी कि छोटे छोटे जीव, पशु पक्षी बेचारे परेशान हो जाएंगे, छोटे छोटे जीव पक्षियों की मृत्यु तक हो जाएगी। बहुत ही खतरनाक गर्मी पड़ने वाली है, बेहद भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। देश का पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र अत्यंत गर्म रहेगा। उत्तरी क्षेत्र में लू जो चलती है, लू का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। पूर्वी क्षेत्र में बरसात बहुत ज़्यादा होगी। दक्षिणी क्षेत्र में भी चूंकि प्रभाव बारिश का अक्टूबर के आसपास ज़्यादा रहेगा। तो ये प्रभाव जो हम देख रहे हैं, ये ग्रहों के प्रभाव इसी रूप में रहने वाले हैं। और इस वर्ष जो 2082 का जो प्रभाव है वो हमें ऐसे ही मिलने वाला है। तो अभी हमें ये समझना है कि ग्रहों की परिस्थिति, ग्रहों का परिवर्तन किस रूप में होने वाला है। मैंने आपको बता दिया कि खप्पर योग का निर्माण 2 बार होगा। ग्रहण जो दो लग रहे हैं वो 15-15 दिन के अंतर पे लग रहे हैं, वो 2 बार इस साल उसके बनने के योग हैं। तो कहने का मतलब है कि ये ग्रहों की परिस्थितियां इस तरह दर्शा रही हैं कि कुल मिला के सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। दोस्तों इस वर्ष 29 मार्च को अमावस्या शाम को 4 बजे के आसपास खत्म हो जा रही है। सिंह लग्न में अगर हम देखा जाए तो इसमें सूर्य जो है अष्टम भाव में जाके बैठ रहे हैं। सूर्य का अष्टम भाव में बैठना कतई भी अच्छा नहीं माना जाएगा। अष्टम भाव में 6 ग्रहों का संबंध बन रहा है अष्टम भाव में, तो ये समय बेहद संवेदनशील रहेगा। सिंह राशि के जातक भी इसमें सावधान रहें, सतर्क रहें और अप्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाएं, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकंप, ये सब विदित हैं कि ये सब से हम परेशान रहेंगे। सिंह राशि के जातक वाहन
संभाल कर चलाएं। अनावश्यक सर्जरी के योग बन रहे हैं अगर सावधान नहीं रहे तो ये उनको खास ध्यान रखने की जरूरत है। मीन राशि के जातक और सिंह राशि के जातक तो बिल्कुल सतर्क रहें, वो जरा भी अपने आप को इसको हल्के में ना लें, अपने आप सावधान रहें, काम में सावधान रहें, वाहन चलाते वक्त, भोजन में और अपने दैनिक दिनचर्या को संतुलित और सुरक्षित रखें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राशि के क्रम में कि किस राशि को इस वर्ष कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जब सबसे पहले मेष राशि के बारे में हम बात करें तो मेष राशि से बात करने के पूर्व में एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि जब गुरु अभी वृषभ राशि में हैं, वो मिथुन राशि में जाएंगे, लेकिन अब गुरु अतिसारी हो गए हैं। ग्रह 3 तरह से भ्रमण करते हैं, मार्गी, वक्री और अतिसारी। मार्गी जो होते हैं वो अपनी नेचुरल और नॉर्मल स्पीड से चलते हैं और सामान्य फल देते हैं। वक्री जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग मतलब थोड़ा स्लो चलते हैं और वक्र चलते हैं, तो उनका परिणाम अलग होता है। अतिसारी ग्रह अपनी स्पीड से तेज चलते हैं तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा अलग होता है। तो इस वर्ष ये जो समय है, गुरु जो है मिथुन राशि में जाएंगे और अतिसारी हो जाएंगे, स्पीड बढ़ जाएगी उनकी, फिर वो इसी साल कर्क राशि में आएंगे और फिर मिथुन राशि में जाएंगे। तो ये परिवर्तन इस तरह से थोड़ा सा होने वाला है। अतिसारी बताने का मतलब ये था। अब हम बात करते हैं यह वर्ष जो है विक्रम संवत 2082 मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, मेष राशि के जातकों के लिए यह जो वर्ष है ये बेहद संवेदनशील है। उनकी मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, परिवार और रोजगार से संबंधित समस्याएं इनको हो सकती हैं और आंखों की तकलीफ, मस्तिष्क से रिलेटेड समस्याएं इनको परेशान कर सकती हैं और इनको ये खास ध्यान रखना है कि इनको मान सम्मान में कमी आएगी और अगर सरकार से जुड़े किसी मामलों में कोई काम चल रहा है तो वो विलंबित होगा या उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा। तो मेष राशि के जातक को खास सावधान रहने की जरूरत है इस साल। आइए अगली राशि चलते हैं, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये साल बेहद महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया रहने वाला है। उनको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, कार्य सभी बढ़िया होंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए जितना वो मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम पाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ संयोग बनने के पूरे चांसेस हैं। कार्य, अगर नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए बताऊं तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह वर्ष कुल मिलाकर सामान्य रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए हेल्थ अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में उनको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उनको कभी अप्स और कभी डाउन देखने को मिलेगा। स्थान परिवर्तन या पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। हाँ, मिथुन राशि के जातकों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वह उनके शरीर में गर्मी का प्रमाण इस वर्ष में बढ़ सकता है, जिसके वजह से वो अपने खान पान पर खास ध्यान रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी शुभ है। काफ़ी समय से विलंबित उनके काम, जो कि शनि के ढैया से निकल रहे हैं बाहर, तो काफ़ी समय से लंबित उनके काम हो जाएंगे। न्यायिक क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, कोर्ट कचहरी के काम उनके सफल होंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। विवाह जिसका नहीं हुआ है उनके विवाह बनने के भी अच्छे योग बन रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगा विद्या अभ्यास के लिए भी उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि विद्या अभ्यास में उनको फायदा होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए मैंने पहले ही बताया, सिंह राशि के जातकों को खास ध्यान रखना है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। उन्हें अपने जीवन शैली, नियमित कार्य प्रणाली, कार्य क्षेत्र, स्वास्थ्य से क्षेत्र, परिवार सभी में सोच संभल कर चलने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिना छोटे मोटे ऑपरेशन होने के चांसेस हैं, सर्जरी योग भी बन रहे हैं, एक्सीडेंट की संभावना है। वाहन सोच समझकर और संभल कर चलाएं। कन्या राशि के जातकों को देखें तो कन्या राशि के जातक इस समय में काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। थोड़ा पारिवारिक दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा
मतलब अपने आप पे खर्चा भी ज़्यादा होगा और थोड़ा स्वास्थ्य भी परेशान करेगा। लेकिन हाँ, धार्मिक यात्राएं उनकी बहुत अच्छी होंगी, उनको धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा, धर्म कर्म में उनका मन लगेगा और भाई बहन का सपोर्ट रहेगा। और बहुत समय से अगर वो गाड़ी वाहन लेने को सोच रहे हैं तो वो ले सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों की बात करूं तो तुला राशि के जातकों के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष इसलिए अच्छा है क्योंकि उनको मंगल काम होंगे, अच्छे काम होंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले जो लंबे समय से विलंबित हैं उनका निपटारा होगा। संतान वृद्धि, संतान योग के भी चांसेस बन रहे हैं। तो देखा जाए तो तुला राशि के लिए भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए ये वर्ष मिला जुला रहेगा, 50-50। थोड़ा स्वास्थ्य को ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि राशि स्वामी मंगल है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। और किसी भी दूसरे के विवाद में न पड़ें, अपने विवाद अपने तक ही सीमित रखें और पत्नी के साथ संबंध अच्छे बना के रखें, बच्चों के साथ संबंध अच्छे बना के रखें और किसी पे अंधा विश्वास न करें। और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जितना हो सके आप दूर रहें। धनु राशि पीड़ित रहने वाली है क्योंकि शनि की ढैया धनु राशि के ऊपर है। तो शनिदेव थोड़ा आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान जरूर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको आप धर्म कर्म से जुड़कर आप इसमें अपना नुकसान कम से कम कर सकते हैं। मकर राशि के जातक इस वर्ष में जो है उन काफ़ी राहत महसूस करेंगे। जो पिछले काफ़ी समय से 6-7 साल से जो शनि की ढैया 7.5 उनको परेशान कर रही थी वो संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। और आने वाला जो 2-2.5 साल है बेहद शुभ रहने वाला है। बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, मन भी प्रफुल्लित रहने वाला है, परिवार भी सुखी रहेगा, संतान क्षेत्र से भी अच्छे से वो आनंद महसूस करेंगे, कार्य क्षेत्र में भी उनको प्रमोशन, ट्रांसफर्स के योग हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष जो है मिला जुला रहेगा। चूंकि शनि की अंतिम 7.5 का अंतिम चरण रहेगा तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और वो स्वामी शनिदेव खुद हैं। तो शनिदेव अपनी राशि में थोड़ा सा प्रभाव नकारात्मक कम देते हैं क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव की पॉजिटिव राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों को भी कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन हाँ, शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा सा ये अपने परेशानी झेल सकते हैं। जीवन साथी के साथ तनाव बना रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे बना के रखें, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। और आखिरी और अंत में मीन राशि के बारे में, वो तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि जब मीन राशि में ही खप्पर योग का निर्माण हो रहा है तो मीन राशि के जातकों को लिए यह वर्ष बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि शनिदेव आपकी ही राशि में रहेंगे और आपको पूरा ज्ञान देंगे, समझाएंगे जीवन कैसे जीना है, टोकेंगे। और जैसे माता पिता बच्चों को टोक कर, समझा कर, थोड़ा डरा कर अच्छे मार्ग पर ले आते हैं, तो शनिदेव भी जब आपके ये 2.5 साल जो मीन राशि में रहेंगे तब तक ये आपको यही सब संदेश आपको देते रहेंगे। जितना आप अपने आप को आध्यात्म से जुड़े रखें, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, जितना आप धर्म, कर्म और आध्यात्म से जुड़े रहेंगे उतना ही शनि की 7.5 का प्रभाव आप पे कम होगा। तो दोस्तों, ये जो 2082 का वर्ष है ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही बढ़िया है, भारत देश के लिए बहुत ही बढ़िया है। भारत एक विकसित सत्ता, विकसित देश और आर्थिक मजबूती से बाहर आएगा। विश्व पटल पर भारत की एक अलग छाप बनेगी। हमारे देश के जो शासक हैं वो बहुत ही कठोर निर्णय लेंगे क्योंकि सूर्य ही राजा हैं, सूर्य ही मंत्री हैं, तो शासक वर्ग जो चाहे वैसा निर्णय लेगा। लेकिन हाँ, यह साल का जो उत्तरार्ध है यह बेहद ही रिमार्केबल, मार्केबल और इतिहास में लिखे जाने वाले काम उस वक्त होंगे। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नव वर्ष हर साल नव वर्ष आता है अलग अलग, लेकिन राजा, मंत्री और भी दूसरे ग्रहों में के जिस तरह से जो सत्ता बांटी जाती है वह उसके हिसाब से परिणाम आते हैं। चूँकि इससे पहले
वर्ष जो के राजा मंगल थे, तो मंगल से राजा सूर्य होंगे। तो मंगल की जो कार्य प्रणाली होती है वो काफ़ी हद तक सूर्य से मिलती जुलती है, क्योंकि मंगल जो है सेनापति हैं, और सेनापति हमेशा राजा की कार्य प्रणाली को ही फॉलो करता है। तो कार्य प्रणाली में जो जो हमारे शासक वर्ग की कार्य प्रणाली में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मंगल से ट्रांसफ़र होगा चार्ज सूर्य के पास, तो प्रणाली लगभग वैसे के वैसी रहेगी। लेकिन हाँ, मंगल थोड़े कठोर थे, सूर्यदेव जो हैं थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। राजा जो है उनके वो नैसर्गिक राजा हैं, तो वो थोड़ा सोच समझकर सब चीज़ों को जानकर फिर निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, चूँकि मंत्री पद और किसी को मिला नहीं है, मंत्री पद खुद भी उनके पास है, तो उनको कोई सलाह देने वाला या इस तरह का कोई ग्रह उनके पास है नहीं। अगर देवगुरु बृहस्पति मंत्री होते या चंद्रमा मंत्री होते या बुध मंत्री होते तो प्रभाव कुछ अलग होता। लेकिन चूंकि मंत्री भी सूर्यदेव खुद हैं, राजा भी खुद हैं, तो शासक वर्ग, शासक पक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। किसी भी निर्णय को लेने के लिए किसी से परामर्श करने की आवश्यकता उनको महसूस नहीं होगी, और धीरे धीरे ये है, ऐसा दिखाता है एक प्लेटफॉर्म कि शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। तो दोस्तों, परिस्थितियां इस वर्ष की काफ़ी प्रतिकूल और अनुकूल रह सकती हैं। हमारी कुंडली में देखना है ग्रहों की पोजीशन कैसी है, उसके हिसाब से हमें परिणाम मिलेंगे। पर शॉर्ट में सिर्फ इतना बता दूं, जैसा भी हो आपकी कुंडली, लेकिन अगर लग्न के ऊपर ध्यान रखें, अगर आपके लग्न के ऊपर गुरु देव की दृष्टि है या गुरु का किसी भी तरह से लग्न या लग्नेश से संबंध बन रहा है, तो आप किसी भी तरह की परेशानी होगी उससे बाहर निकल जाएंगे। तो गुरुदेव देख ले आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, क्योंकि आध्यात्म और धर्म ही आपको ये नकारात्मक प्रवाह से, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक विचारों से दूर रखेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। क्योंकि इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, वो पूरा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, और इसमें अगर हमने अपने आप को सुरक्षित नहीं रखा तो हम उसकी चपेट में आ जाएंगे। जो इतने ग्रहों का, राहु, सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा का जो प्रभाव बनेगा, उससे हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। और अगर हमने धर्म का साथ दिया, धर्म के साथ जुड़े रहे, आध्यात्म का सहारा लिया, मेडिटेशन का सहारा लिया, तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ आपको कि आपको नुकसान कम होगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये ग्रहों का प्रभाव इसी तरह से होता है समय समय पर। आप अपनी जन्म, ये मैंने जितना भी बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ये जरूरी नहीं है कि सारे मेष राशि के जातकों के साथ एक जैसा होगा, सारे कुंभ राशि के जातकों के साथ एक जैसा होगा। अपनी जन्म कुंडली को देखें। कुंभ राशि सिर्फ एक राशि से बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक राशि में लग्न भी अलग अलग होते हैं, गुरु की उपस्थिति अलग अलग होती है, शनि अलग जगह बैठे होते हैं, चंद्रमा की उपस्थिति किसी रूप में अलग अलग हो सकती है। तो सभी में अलग अलग परिणाम होंगे। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, एक प्रबुद्ध ज्योतिषी से मिलकर सलाह लेकर, अपनी कुंडली दिखाकर, नए वर्ष की कुंडली के साथ मैच कराकर, और हमारा 9 वर्ष कैसा रहने वाला है, हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, आप उससे चर्चा कर सकते हैं, ताकि आपको इसका बेहद अच्छा परिणाम मिले और जो भी आने वाले खतरे हैं वो पहले से पूर्व सूचित हो जाएं, ताकि आप अलर्ट रह के उसका सामना कर सकें, तो नुकसान कम से कम हो। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको विक्रम संवत 2082 के बारे में बताऊं और आपको सावधान कर सकूं, अलर्ट कर सकूं, क्या आपको मिलने वाला है, क्या आप खो सकते हैं, कहां कहां आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना ही कहूँगा, मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और सिंह राशि और धनु राशि, ये 5 राशियां अपने आप को संतुलित रखें, अपने आप को मर्यादित रखें, ईश्वर में ध्यान लगाएं, कर्मों को करते वक्त सोचकर करें, तो इन राशियों को थोड़ा राहत मिलेगी, वरना इन राशियों में प्रभाव बेहद नकारात्मक मिलने वाले हैं। वृषभ राशि और कर्क राशि के लिए वर्ष काफ़ी हद तक
अच्छा रहने वाला है। मकर राशि, कुंभ राशि और तुला राशि को मिला जुला परिणाम मिलेगा। और मिथुन राशि और कन्या राशि जो बुध की राशियां हैं, इनको व्यापार में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कर्म में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र पे थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये अपने आप को सट्टा मार्केट से और शेयर मार्केट से दूर रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छा वर्ष है, मेहनत करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा। महिलाओं के लिए यह वर्ष अच्छा है, महिलाओं की उन्नति होगी इस वर्ष में। महिलाओं को अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, प्रभावशाली पोस्टों पे देखने को मिलेंगी, निर्णयों को देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, महिला वर्ग के ऊपर अत्याचार भी थोड़े बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष थोड़ा सा मजबूत हो चुका है इसके लिए। गरीबों के लिए अच्छी योजनाएं सरकार लाएगी, क्योंकि राजा सूर्यदेव हैं, काफ़ी सेवा करते हैं, सेवाभावी राजा सूर्यदेव में एक नेचुरल और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होती है, और वो प्रजा को साथ लेके चलने वाले होते हैं। योजनाएं बहुत अच्छी आएंगी, योजनाएं बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन अधिकारी वर्ग उस योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि अधिकारी वर्ग भी शासक है, वो भी मजबूत हो जाएगा सूर्य के मजबूत होने से। तो लोगों में राजा अच्छा करना चाहता है, लोगों को मिलना, राजा एक्स चीज कर रहा है, लोगों को एक्स मिलना चाहिए, लेकिन x/2 या x/3 या x/4 मिल जाएगा, क्योंकि बीच में जो वो चीज प्रणाली है, वो प्रणाली नहीं है बन पा रही इस वर्ष में। तो चूंकि लोगों को राजा तो कर रहा है, प्रजा को नहीं मिल रहा है, तो प्रजा में एक तरह से उबाल देखने को मिल सकता है वर्ष के उत्तरार्ध में। कृषि क्षेत्र में अच्छा रहेगा, कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी प्रगति होगी, कृषि बहुत अच्छी होगी इस साल, बारिश अच्छी होने की उम्मीद है। और खेती और बाड़ी की सब में जो किसान लोग हैं, उनको भी अच्छा इस साल मानसून का लाभ मिलेगा, और उनकी फसलें अच्छी होंगी, लाभ होगा, आर्थिक रूप से वो भी संपन्न रहेंगे। हमारे सैनिक हैं, युद्ध क्षेत्र सेना है, जो डिफेंस से जुड़े लोग हैं, डिफेंस सेक्टर से जुड़े लोग हैं, थोड़ा उनको संघर्ष वाला पीरियड है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ेगा, अलर्ट। हमारी पश्चिमी सीमाएं और पूर्वी सीमाएं जो रहेंगी, वहाँ पर थोड़े बहुत तनाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए, सभी के लिए था। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ, तब तक के लिए जय सिया राम।